हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक और फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज यहाँ पे 165 ठीक है 165 में जो साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो 165 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला। इसके पहला पार्ट दूसरा पार्ट आप देख लीजिएगा, जहाँ पे कि पहला पार्ट में आपको 500 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी आपका यहाँ पे लगभग 500 क्वेश्चन है। तो ये दोनों पार्ट भी देख लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक इसमें रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक उसमें दिया रहेगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो लगभग आपको 1200-1300 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए ऊपर में देखिएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप टेलीग्राम से चाहे तो जुड़ सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ और वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पीडीएफ कैसे लेना है इस नंबर पे देख सकते हैं 7903764562। ठीक है, 7903764562 पर। और इसी नंबर पे आपका बना हुआ व्हाट्सअप बना हुआ है। ठीक है, 7903764562 पर। इस पर करना क्या कि आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से आपको पेमेंट कर देना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा साइंस वाली जो पीडीएफ है आपका। ठीक है, साइंस का जो पीडीएफ है स्पेशल साइंस साइंस जो स्पेशल है, इसका जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा 75 रुपये में। 75 रुपये में मिल जाएगा आपका। ठीक, जिसमें कि 2000 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिनको जीके स्टैटिक जीके साइंस वाली चाहिए 150 रुपये पे करके लेंगे। जिनको करेंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए 70 रुपये पे करके लेंगे इसी माध्यम से, है ना। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण सवाल पर एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल देखिए, परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग होता है? तो आंसर होगा आपका स्नेहक, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग होता है? तो लुब्रिकेंट का प्रयोग, जो लुब्रिकेंट है तो उसका प्रयोग होता है। स्नेह के रूप में आपका होता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, स्नेह के रूप में किसका उपयोग होता है? आपका ग्रेफाइट का। ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे करें, शीतलक के रूप में या मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? भारी जल, या जिसको D2O कहते हैं, या ग्रेफाइट को। तो परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होने वाला है आपका, अगर स्नेह के रूप में पूछा जाए आंसर टिक कीजिएगा ग्रेफाइट। शीतलक के रूप में या मंदक के रूप में अगर पूछ लिया जाए कि किसका उपयोग होता है, भारी जल या ऑप्शन में ग्रेफाइट होता तो दोनों में से टिक कीजिएगा। और नियंत्रक के रूप में आपका जो यूज़ होता है कैडमियम का छड़। ठीक है, ये करता है कि आप प्रतिक्रिया दर को नियंत्रित करता है। और ग्रेफाइट का एक और यूज़ होता है आपका भारी मशीन में भी। ठीक है, भारी मशीन में भी ग्रेफाइट का उपयोग होता है स्नेहक के रूप में, है ना, स्नेहक के रूप में, या जिसको कहते हैं लुब्रिकेंट के रूप में। ठीक है, अब आइए देखते हैं। यहाँ पे सवाल है कि थैलोफाइटा के रूप में जाना जाता है किसको? एल्गी या शैवाल को क्या जाना जाता है? जो थैलोफाइटा है उसके रूप में ये जाना जाता है। ठीक, तो थैलोफाइटा हो गया आपका क्या है? एक एल्गी है, याद रखिएगा। अगर सवाल पूछा जाए, बात शैवाल का हो रहा है, एल्गी का हो रहा है, तो लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? रोडोफैसी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि भूरी शैवाल को क्या कहा जाता है? फाइवफैसी कहा जाता है। अगर हरे शैवाल को क्या कहा जाता है? क्लोरोफैसी कहा जाता है। ये 3 सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब आइए, बात हो रहा था कि यहाँ पे थैलोफाइटा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्रिप्टोगैमी एक वर्ड आएगा कि क्रिप्टोगैमी पौधे में होता क्या है? तो क्रिप्टोगैमी होता है पौधे जिसमें कि पुष्प तथा बीज क्या होते नहीं है ना। तो अगर पूछा जाए कि क्रिप्टोगैमी के प्रकार कितने होते हैं, तो क्रिप्टोगैमी के जो प्रकार होते हैं वो आपके 3 यहाँ पे देख सकते हैं। थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। थैलोफाइटा में आपका जो होता है शैवाल, कवक इसी वर्ग में आते हैं। और शैवाल का एक और जो प्रकार है स्पैरोगाइरा, थैलोफाइटा के अंतर में आता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत में आता है स्पैरोगाइरा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए ब्रायोफाइटा, ये भी क्रिप्टोगैमी पौधा का प्रकार है, जिसमें कि क्या क्रिप्टोगैमी में मैंने अभी क्या बताया, पुष्प तथा बीज जो होता है। ठीक है, पुष्प तथा बीज नहीं पाया जाता है, तो उसी के अंतर्गत आता है आपका ब्रायोफाइटा। इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किसको कहा जाता है? ऑप्शन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आप टिक करके आइएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। मॉस हो गया, लिवरवर्ट हो गया, मर्चेंटिया हो गया, ये 3 जो एग्जाम्पल है आपके ब्रायोफाइटा के हैं। ठीक है, और ये वाला जो सवाल है मॉस बार बार पूछा भी गया एग्जाम में। फिर बात करते हैं टेरिडोफाइटा। इसे पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट, एक तो यहाँ पे एम्फीबियन कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सरीसृप कहा जाता है, जिसमें कि इसका एग्जाम्पल फर्न हो गया, हॉस्टेल हो गया, मार्सिलिया हो गया, है ना। चलिए,
फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि अंतरिक्ष यात्री यान में किस प्रकार के शैवाल का उपयोग कर उगाकर किस प्रकार के शैवाल को उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल तथा ऑक्सीजन प्राप्त करता है, कोरेला हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे पुष्पविद वर्ग में कौन कौन शामिल होते हैं, जिसको कहते हैं फेनोरोगैमी जिसको कहते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो आपके इस वाले वर्ग में आपके शामिल होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म में होता है क्या कि नग्न बीजी होते हैं, इसमें इसके जो प्लांट होते हैं, ठीक है, इसके प्लांट में जो होते हैं, ठीक है, इसके प्लांट में क्या होता है, फूल नहीं पाए जाते, इस तरह के इसके तने पे इस तरह के नग्न बीज की तरह दिखते हैं। ठीक है, इसमें जो भ्रूणपोष होता है निषेचन के बाद बनता है, पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भ्रूणपोष निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। और ट्राइप्लॉइड जो होता है, ठीक है, ट्रिप्लॉइड से पॉलीप्लॉइड जो होती है इसकी विशेषता होती है ना, जो इसकी प्रकृति और ट्रिप्लॉइड से पॉलीप्लॉइड बनाने की इसकी प्रकृति होती है। इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन सा चीर हो गया, जिसको पाइन कहते हैं, साइकस जिसको फर कहते हैं, आपका है ना, चीर, साइकस, देवदार, फर, पाइन, ये सारे के सारे क्या है आपके जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूँ तो आवृत बीज, इसमें क्या होते हैं, फलों के अंदर, ठीक है, इसके फलों के अंदर क्या होते हैं, बीज पाए जाते हैं, इसके फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। सपोज कीजिए गुआवा है तो इसके अंदर, ठीक है, इस तरह के बीज होते हैं, है ना, तो बीज पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें भ्रूणपोष जो होता है निषेचन से पहले बनता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, ये हैप्लॉइड प्रकृति का होता है। डायरेक्ट सवाल आएगा इनमें से कौन हैप्लॉइड प्रकृति का, आंसर टिक करके आइएगा एंजियोस्पर्म। और रेफ्लेसिया इसका एग्जाम्पल है। रेफ्लेसिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर भी इसको कहा जाता है, रेफ्लेसिया, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फूल है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं एंजियोस्पर्म, अगर मैं बात करूँ इसके पौधे के प्रकार, ठीक है, एंजियोस्पर्म पौधे के प्रकार भी ध्यान रखिएगा। ये दो प्रकार के तो मोनोकॉट और डाइकॉट होते हैं। मोनोकॉट अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म में, अभी मैंने बताया, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। इसमें क्या होता है, बीज होते हैं, ठीक है, बीज फल के अंदर पाए जाते हैं, बीज फल के अंदर होते हैं। जैसे मोनोकॉट हो गया एक बीज पत्री जिसको कहते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, घास, ये सारे एग्जाम्पल है मोनोकॉट के। डाइकॉट के हैं आपके चना, मटर, सेम, ठीक है। फिर बात करते हैं जो कवक होता है उसकी कोशिका किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। और फंगी और एल्गी मिलकर बनते हैं लाइकेन, जो सजीवन के रूप में रहता है। वहीं बात करते हैं फंगी और रूट ऑफ हायर प्लांट्स का जो संबंध होता है, जिसको कहते हैं माइकोराजे, ये भी सजीवन के रूप में काम करता है। माइकोराजे किसकी जड़ों में पाया जाता है, पाइनस की जड़ों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कवक कैसा है, ठीक है, ये परपोषी मीन्स के दूसरे भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, इसके कारण इसे परपोषी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि कवक के प्रकार में, अगर आपका सवाल अगर ऐसा पूछा जाए कि एक कोशिकी जो होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ईस्ट होते हैं, जिसको खमीर कहते हैं, ये एक कोशीय होता है। वे बात करते हैं मोल्ड्स हो गया, जिसको फफूंद कहते हैं, मशरूम हो गया, कोशिकीय होते हैं। कवक के प्रकार है एक कोशीय, बहुकोशीय में, एक कोशिकीय में आपका ईस्ट हो गया, बहुकोशिकीय में आपका मशरूम, फफूंद हो गया। और मशरूम का एक प्रकार है ठीक है, एगैरिकस क्या है, ये भी मशरूम का प्रकार है, याद रखिएगा। जो है राइजोपोस, ठीक है, राइजोपस जो है ये क्या है, ये ब्रेड पर पाया जाना, ये भी कवक है। ये क्या है, राइजोपस क्या है, ये भी कवक है, जो कि ब्रेड पे पाया जाता है, याद रखिएगा, जब उस पर फंगस लग जाता है। कवक में संचित भोजन को क्या कहा जाता है, कवक में संचित भोजन को ग्लाइकोजन कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि पौधे में कवक से होने वाले रोग, ठीक है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए लेट ब्लाइट किस में पाया जाता है, ये कवक से होने वाला रोग है आपके आलू में। मस्सा रोग भी आलू में। आपका ढीला स्मट हो गया गेहूं में, या जिसको किट्टू रोग कहते हैं, सफ़ेद रस्ट सरसों में, लाल अपछय या रेड रॉट कहते हैं गन्ने में। फिर आगे देखते हैं टिक्का रोग होता है मूंगफली में, ठीक है, इतनी बातें हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, प्लाज्मोडियम, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। अगर मैं बात करूँ जो फाइव किंगडम, ठीक है, 5 किंगडम का जो वर्गीकरण था उसमें कौन कौन आता है, आपका मोनेरा आ गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा प्रोटिस्टा हो गया, आपका फंगी हो गया, फिर आपका प्लांटी हो गया, है ना, प्लांटी हो गया, फिर आपका एनिमलिया हो गया, ठीक है, एनिमल या एनिमेलिया जिसको कहते हैं। ये 5 होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है, या एनिमल। तो किंगडम जो है प्रोटिस्ट है, ये प्रोटिस्ट है या प्रोटोजोआ, जिसमें क्या अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, प्लाज्मोडियम आते हैं। आर.एच. वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण दिया था, आर.एच. वाइटेकर ने, ठीक है। फिर बात अगर यहाँ पे देखिए अमीबा जो था किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है, ठीक है। अगर इससे सवाल अगर बन सकता है तो क्या, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा, कूटपाथ के द्वारा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सीरोपोडिया के द्वारा। और अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन भी है सीरोपोडिया, ठीक है।
फिर बात करते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन है सिलिया होता है। और अगर मैं पूछूँ यहाँ यूग्लिना, यूग्लिना का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है फ्लैजिला, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम जो आपका है मलेरिया रोग होता है, इसी जो है जो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमीबा भोजन के रूप में किसको ग्रहण करता है, इसी पैरामीशियम को करता है, ये भी नोट करके रखिएगा। फिर बात करते हैं, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा है कि दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने की विधि को क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं पूछ लिया, सवाल ये भी अब ये इस तरह के पूछ लिया कि अगर दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर कितने देर तक रखने पर, कितने देर तक गर्म करने पर पास्चुराइजेशन की विधि है, तो आपका 30 मिनट हो गया। और वही बात करते हैं 71.7 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं तो 15 सेकंड तक इसको गर्म करते हैं तो पास्चुराइजेशन होता है, दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। दोनों पॉइंट ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा गया। फिर बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बल आघूर्णन, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और बल आघूर्णन का अगर पूछ लिया जाए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू आघूर्ण भुजा होता है, ठीक है, आर इंटू एफ साइन थीटा होता है। अगर पूछा जाए इसका बी में या डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उत्तोलक। अब उत्तोलक की बात करते हैं यहाँ पे कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है ना। तो उत्तोलक जो होता है बल आघूर्णन पे ही काम करता है। चूंकि बल आघूर्णन से बात हो रही थी तो सवाल आ जाए कि ठीक है बताइए बल आघूर्णन किस सिद्धांत पे काम करता है, उत्तोलक, या जिसको हिंदी में कहते हैं लीवर। अब लीवर की मैं बात यहाँ पे कर ही रहा हूँ, तो चलिए लीवर से सवाल क्या बन सकता है देखिएगा। लीवर की अगर मैं बात करूँ जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तोलक, इसके 3 बिंदु होते हैं। एक तो होता है आलम जिसको फलक्रम कहते हैं, दूसरा होता है आयास जिसको एफर्ट कहते हैं, तीसरा कहते हैं भार। अब देखिए जो सेंटर में होता है उसको क्या कहते हैं, आलम कहते हैं। जो एफर्ट होता है जो व्यक्ति लगा रहा है उसको एफर्ट कहते हैं। जिसके द्वारा उठाया जा, जहाँ से जो वस्तु को उठाया जा रहा है उसको कहते हैं लोड। ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे, श्वेत प्रकाश का अपना 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, वन विक्षेपण या डिस्पर्सन कहलाता है। प्रकाश का 7 रंग कौन कौन सा है, आपका विवग्योर जिसको कहते हैं बैजानी पिनाला कहते हैं। आप क्रम से याद रखिएगा, विवग्योर, ठीक है, विव GYOR, इस तरह से याद रखिएगा क्रम को, है ना, इस तरह से क्रम को याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं विवग्योर। सबसे ऊपर में आता है रेड, लाल रंग, है ना। तो लाल रंग का देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका विचलन सबसे कम होता है, दोनों। जिसका विचलन सबसे कम, क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है ना। विवग्योर में क्या आपने सीखा था, विव GYOR। तो इसका जो है आपका विचलन सबसे कम होता है, जिसका विचलन सबसे कम उसका वर्तनांक सबसे कम। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। और इसी कारण इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, अगर जिसकी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है, क्योंकि फोकस दूरी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका तरंगदैर्घ्य का, तो जितना ज़्यादा तरंगदैर्घ्य उतना इसकी फोकस दूरी होती है। इसका वेग जो होता है सबसे अधिक होता है, क्योंकि है ना, इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे बैगनी रंग का, सबसे लास्ट में आता है बैगनी रंग विवग्योर में। अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो जिसका विचलन सबसे ज़्यादा उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तथा इसका वेग सबसे कम होता है, इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बैगनी रंग की सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता क्या, 7800 एंगस्ट्रम होता है। बैगनी रंग का प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो मोटर नियंत्रण जिसको कहते हैं, समन्वय, सटीक समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सेरिबेलम जिसको कहते हैं अनुमस्तिष्क। ब्रेन का 3 पार्ट होता है, याद रखिएगा। ब्रेन का जो आपका होता है कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, आपका नोट कर लीजिएगा। एक तो होता है ठीक है, सेरिब्रम होता है, फिर सेरिब्रल होता है और लास्ट में सेरिबेलम होता है। 3 बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसका 2 नियम है कि जब एक किरण सघनता से विरल की ओर गति करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में करे तो, और दूसरा कि आपका आपतित कोण, ठीक है, पहला ही। दूसरा बात है कि आपतित कोण जो होता है क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, ठीक। निम्न 4 मौलिक बलों में से किसकी सीमा सबसे कम होता है, परमाणु का। इसका करेक्ट आंसर होगा, टिक कर लीजिएगा। फिर आइए यहाँ पे देखिएगा, एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी परमाणु के तीसरे कोष में, मीन्स कि N3 दिया हुआ है, तीसरे कोष में अगर पूछा जाए अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो समा सकता है कितना, तो 18 होगा, ठीक है। कौन से फॉर्मूला पे, तो बाहरी जो कक्षा के सबसे बाहरतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n² होता है, 2n²। अब यहाँ पे n का वैल्यू आप 3 रख दीजिएगा, तो 3 3 9 18 इसका, तो कह सकते हैं कि
किसी परमाणु के तीसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? तो तीसरे कोष में आपका होगा 18। ठीक है, चलिए फिर बात करते कौन सी क्वांटम संख्या एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर का वर्णन करता है? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सी क्वांटम संख्या एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन का अनुमानित द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1840 से 1840 अनुपात 1 होता है। कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? हरा होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ परावर्तन भी हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो और अपवर्तन भी हो, द्वारा वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है आपका इंद्रधनुष, जिसमें कि परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। तीनों बातें इंद्रधनुष में होता है। अब आइए इंद्रधनुष के प्रकार पर नजर डालें तो दो प्रकार का, तो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। इसमें लाल रंग जो होता है बाहर की ओर, बैगनी रंग होता है अंदर की ओर होता है। वही बात करते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, इसमें 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन होता है। इसमें बाहर की ओर होता है बैगनी रंग और अंदर की ओर होता है लाल रंग होता है। प्राथमिक रंग कौन से रंग मिलकर बनता है? आपका लाल हरा नीला मिलकर आपका प्राथमिक रंग बनता है। फिर बात करते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस बल पर लागू होता है? चुंबकीय बल पर लागू होता है, इलेक्ट्रिक बल पर भी लागू होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पर भी लागू होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण किस प्रकार के तरंग का उपयोग करता है? अवरक्त, जिसको कहते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, वही बात करते हैं चश्मा बनाने के लिए ग्लास का उपयोग किया जाता है, किस ग्लास का उपयोग होता है? क्रूक ग्लास होता है, क्रूक ग्लास उसका उपयोग होता है। फिर बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? वो था आपका उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस। अगर पूछा जाए कि नोबल गैस है क्या, तो उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के समूह किस समूह में है? तो ये वर्ग 18 में है। मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन हो गया आपका वर्ग 8 में शामिल ये तत्व हैं। फिर बात करते हैं मेंडलीव के समय कितने तत्वों की खोज हुई थी? आपका 63 हुआ था। अब आइए विस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अगर इस का आपका दे देगा है ना, एक आपका रिएक्शन देगा जिसमें पूछा जाएगा कौन सी अभिक्रिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया इसमें होता है क्या कि अधिक क्रियाशील धातु, अगर कॉपर की मैं बात करूँ, लोहा में बात करूँ, तो सबसे अधिक क्रियाशील लोहा का है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करेगा कर खुद जुड़ जाता है ना। तो देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट यहाँ लोहा है, ठीक है, ये क्या हुआ? आयरन है। तो क्या हुआ है आपका, ये जो अधिक क्रियाशील धातु है वो खुद जुड़ गया किससे? सल्फेट से। ठीक है, तो फिर सल्फेट बन गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया है। वही बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा ZnS प्लस HCl, ठीक है, इसका रिएक्शन होने पर क्या होता है? ZnCl बनता है और H2S बनता है। तो ये कैसा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें आयनों का विस्थापन होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया कैसी अपघटन है? तो विस्थापन अभिक्रिया आपने यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया आपने देखा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया देखा, यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया देखा। और अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है, इसे दोहरी अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होगा, प्रकाश संश्लेषण है ना। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जल, ठीक है, जब प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जब पत्ती जो होता है पौधे की पत्ती जो अपने भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा? यहाँ पे ग्लूकोज जल और आपका ऑक्सीजन बनाता है ना। चलिए फिर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ तो हो गया। फिर बात हो रही ZnO को अगर कार्बन के साथ अभिक्रिया कराता है तो कराया जाए तो क्या बनता है? Zn+CO बनता है। इसका क्या होता है? तो इसमें पूछा गया है कि किसका अपचयन होगा? तो ZnO का अपचयन होगा। अपचयन मतलब रिडक्शन होगा, ठीक है, इसका रिडक्शन होगा, ZnO का हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे क्षर चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है क्या? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है ना। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे एक बल्ब की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल भी मैं लेकर आया इस वीडियो में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो न्यूमेरिकल बेस से भी ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा कि एक बल्ब का शक्ति है आपका 40 वाट, उसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है, 3 फार्मूला आप याद रखिए, P = VI होता है। दूसरा आप ऊर्जा के लिए एक और फार्मूला याद रखिएगा, I² R होता है। और तीसरा याद रखिएगा P = VA² R। ये तीनों फार्मूला रामबाण है, रट के रखिए, कोई एक पर अप्लाई करने पर कोई ना कोई रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये देखिए ऊर्जा का यहाँ पे होगा
फॉर्मूला होता है P बराबर W/T होता है। तो हमें तो P मिला है, W निकालना है, T दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको W मिल जाएगा कितना, 4000 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब भाई धातु और धातु में आपने पढ़ा होगा कि धातु का अगर सवाल आ जाए कि धातु के गुण से रिलेटेड, जैसे कि ये बंध निर्माण के दौरान ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की इसमें प्रवृत्ति हो। अधातु में इसका ठीक अपोजिट होगा। आवर्त सारणी की बाईं ओर रखा जाता है, वो दाईं ओर रखा जाता है। इसकी जो प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है और ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। जबकि अधातु क्या होता है, अधातु जो होता है कैसा ऑक्साइड बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है ना, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। एक प्रतिबिंब, देखिए फिर से एक और न्यूमेरिकल मैं लेकर आऊँ यहाँ पे। एक प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है प्लस 1.5 है। तो गोलीय दर्पण की वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर पर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आप 30 सेंटीमीटर पे कहाँ रखे तो पता नहीं। अब यहाँ पे जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे M=, ठीक है, आवर्धन बराबर M= क्या होता है, -V/U होता है। अब यहाँ पे जब M का वैल्यू पुट करेंगे 1.5 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या करना है हमको, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, इसको कहते हैं, इसको वस्तु दूरी कहते हैं। तो -V तो निकालना, U आपका 30 है। जब आप इसको V का वैल्यू निकालेंगे, है ना, जिसको कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, तो 4.5 -4.5 जब माइनस आ जाएगा तो ये क्या होगा, दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए श्रेणी क्रम, फिर से एक और न्यूमेरिकल। श्रेणी क्रम संयोजित है जिसमें कि 6 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध 12 वोल्ट की एक बैटरी से संयोजित है। तो परिपथ में प्रभावी धारा ज्ञात करें। धारा आपसे पूछा है I बराबर क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा पहले तो R जो होता है प्रतिरोध, अगर श्रेणी क्रम में पूछा है तो इसके फॉर्मूला होता है R=R1 + R2 होता है। समांतर श्रेणी होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है। लेकिन श्रेणी अगर पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर समांतर पूछ ले, ठीक है, चलिए लिख ही लीजिए, समांतर अगर पूछे तो क्या होगा, 1 = R बराबर 1/R1 + 1/R2। और ये जहाँ तक प्रतिरोध का वैल्यू दिया है यहाँ से R निकाल सकते हैं ना, यहाँ से आप R निकाल सकते हैं। तो हमें श्रेणी पूछा तो ये वाला फार्मूला पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से 10 जो होता है आपका प्रतिरोध 10 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध 10 आ गया है। और कौन सा फार्मूला लगाएंगे, V = IR से यहाँ से फार्मूला हमसे बनता है I = V/R। तो I कितना आ गया, जब हम वैल्यू रखें पुट किए तो 1.2 एम्पियर आ गया इसका आंसर। अब भाई जुरेंस का नियम किसको कहते हैं, जुरेंस का नियम क्या है, केस नली में द्रव की ऊंचाई केस नली की त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स कि जितना छोटा उसकी त्रिज्या होगी उसकी उतना ही ऊपर तक पानी चढ़ेगा ना। केस नली का ये अगर बात करें इसका, ठीक है, रेडियस जितना कम होगा पानी उतना ही ऊपर तक चढ़ेगा। मीन्स की हाइट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो होता है किसका होता है 1/R, अर्थात जो होगा आपका जो देख रहे हैं, अगर रेडियस कम होगा तो हाइट ज़्यादा होगा, है ना, रेडियस कम तो हाइट ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा तो हाइट कम, है ना। तो रेडियस जितना कम होगा, अगर केस में जितना ज़्यादा बड़ा होगा इसकी रेडियस, पानी कम ऊपर तक चढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस RNA का बना होता है, और इसका दूसरा नाम है पैलेट कण। राइबोसोम्स को अगर मैं बात करूँ, इसका पादप कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। और राइबोसोम्स को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था, पादप कोशिका में पूछा तो रॉबर्ट एवं ब्राउन ने, जंतु कोशिका में पूछेगा तो पैलेट ने। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम पैलेट कण भी कहा जाता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग किसको कहा जाता है, राइबोसोम्स को ही कहा जाता है। और इसका काम क्या, प्रोटीन संश्लेषण का काम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्द्रता बढ़ जाएगी वातावरण में तो ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। आर्द्रता बढ़ेगी तो क्या है कि सिंपल सी बात है, जो वायु है आसपास वो क्या होगी, वो उसमें क्या होगा, कमी होगा, जिसके कारण से वो क्या होगा, वहाँ पे जो साउंड है वो क्या होगा, स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। तो ध्वनि की चाल बड़ी आर्द्रता बढ़ने पर, है ना, आर्द्रता बढ़ने पर देखिए आर्द्रता बढ़ेगी तो आज जाहिर है कि वायु का जो है कमी होगा, तो जिसके कारण ध्वनि की चाल बढ़ेगी। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा, कि तापमान जब बढ़ेगा तो जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठेगा और ध्वनि की स्पीड बढ़ जाएगी। फिर बात करते हैं लेंस की फोकस दूरी जो होती है, लेंस की फोकस दूरी होती है डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के, मीन्स की फोकस दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा, फोकस दूरी उतना ही ज़्यादा होता है ना। ठीक है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल रंग के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है,
और वही मैं बात करूँ यहाँ पे बैगनी रंग का जो होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर मैं बात करूँ भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट का। स्पंज है क्या, तो ये एक प्रकार का जीव है। संघ पोरीफेरा में ये आता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। वायुमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका वायुमंडल जो होता है तापन का मुख्य कारण होता है आपका किसकी वृद्धि, तो CO2 की वृद्धि होती है। आँख ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी क्या, चमगादड़ होता है। जो कौन सा वेव का यूज करता है, अल्ट्रासोनिक का, पराध्वनिक का। ठीक है, एक तो होता है 3 प्रकार का जिसमें 20,000, ठीक है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ये होता है आपका, इसकी जो होती है इसके ऊपर जो सुनने वाले प्राणी होते हैं उसको कहते हैं, वो आते हैं उसमें चमगादड़ आते हैं आपके 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो साउंड जो होता है वो सुन सकते हैं ना, जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण, कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण, है ना, कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। ठीक, अभी मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था कि जो आपका हाइट होगा वो किसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हाइट जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है, विसरण पूछे तो धूलकण के कारण होता है। अब आइए फिर से एक महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। 220 वोल्ट पर एक विद्युत 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। फिर से ऊर्जा का सवाल आया, मैंने अभी फार्मूला भी बताया था। एक होता है P बराबर W/T भी होता है फार्मूला, है ना, तो P बराबर W/T भी होता है, P बराबर VI भी होता है, P बराबर I² R भी होता है, और P बराबर V²/R होता है। ये फार्मूला रट लीजिएगा। सारे के सारे फार्मूला साइंस में न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये इतना कर लीजिएगा आपका कोई भी न्यूमेरिकल छूटेगा ही नहीं। चलिए, तो P = W/T होता है, और W यहाँ से निकलेगा तो क्या P, अगर यहाँ से W निकालेंगे तो जाहिर से कि P × T हो जाएगा, और P × T अगर P का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूँ तो P को क्या लिख सकते हैं, P को VI लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब P के जगह पे हम PT था, यहाँ पे P के जगह VI कर सकते हैं, तो ये T है तो वोल्ट मिल गया है आपका, धारा मिल गया आपका, टाइम मिल गया। जब तीनों मिल गया तो क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 220 वोल्ट आपका मिल गया, एम्पियर I आपका यहाँ से मिल ही गया, टाइम यहाँ पे 10 मिनट है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। तो कुल मिलाकर जो आएगा आंसर आपका, इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे 26,400 जूल आएगा, है ना। ध्यान रखिए, मिनट को आप क्या करिएगा, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा 10 × 60 करके, है ना, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे थे। अब आइए हैलोजन ग्रुप में क्या था, फक्कल बड़ी होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिएगा ये हैलोजन ग्रुप में आता है, याद रखिए हैलोजन ग्रुप में आता है। तो किस हैलोजन तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन की, और सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन भी होता है फ्लोरीन, ये वाला, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, आवर्त सारणी के किस समूह का गलनांक निम्न होता है, तो निष्क्रिय गैस जो होता है, जो कि आपके वर्ग 18 या 8A में आता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन, ऑग्नेशियम हो गया आपका। आवर्त सारणी के किस समूह का गलनांक उच्च होता है, तो आपका होता है वर्ग आपका 4 या 14, वर्ग 14, जिसमें कि आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सारे आते हैं, टीन, लेड सब आते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे भारी नोबेल गैस कौन सा है, रेडॉन है। ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है। जब भूकंप आता है तो इसका रिसाव होता है, कौन सी गैस की रिसाव होती है, इसी रेडॉन की गैस की रिसाव होती है, और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में, एक्सरे मशीन में भी इसका उपयोग होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, जेनॉन को कहा जाता है। इसका उपयोग एनेस्थीसिया में भी होता है, इसका उपयोग फ्लैश लाइट में भी होता है। फिर बात करते हैं क्रिप्टन गैस का उपयोग फ्लैश लाइट, मोबाइल में भी होता है। नियॉन गैस का उपयोग कहाँ होता है, डेंजर सिग्नल, जैसे रेड सिग्नल होता है उसमें होता है, एडवर्टीजमेंट बोर्ड में होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता है, बैकन्स लाइट में होता है। आर्गन का उपयोग कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, वेल्डिंग गैस होते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी होता है, ठीक। चलिए, नोबेल गैस होते हैं कैसे होते हैं, ये मोनो एटॉमिक होते हैं, में से एक परमाणु वाले होते हैं ना, एक परमाणु वाले होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल देता है, तो आपका होता है आपका कार्बनिक अम्ल या डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, 38 ATP
38 अणु एटीपी होता है, ये भी याद रखिएगा, सवाल ये भी सवाल पूछा गया है। ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का ही दो पार्ट है आपका, एक तो साइटोप्लाज्म हो गया, एक हो गया आपका निकोप्लाज्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर पूछा जाए कि ठीक है, जो है इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज एमडेन, मेयरहॉफ तथा पार्सन ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा ईएमपी पाथवे। ई से एम्बेडेड, एम से मेयरहॉफ और पी से पार्सन। ठीक है, ये प्रक्रिया की खोज करने वाले थे ईएमपी पाथवे, इसको कहा जाता है, इनका नाम यहाँ दिया हुआ है। कोशिका द्रव, अगर पूछा जाए कोशिका द्रव ये है क्या? ये कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में पाया जाता है ना, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में ये पाया जाता है। ठीक, कोशिका जो होता है ना, कोशिका जो होता है उसका कोशिका और ये केंद्रक हो गया और केंद्रक झिल्ली, इसके बीच में ये पाया जाता है क्या? कोशिका द्रव। अब देखिएगा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने किया था? हेनरी बेकोरल ने किया था। जब रेडियम का इन्होंने आविष्कार किया था तो रेडियम से 3 तरह के जो है आपके किरण निकले थे, अल्फा बीटा गामा, ये 3 किरण निकले थे। ठीक है, तो बाद में इस पर और भी रिसर्च करके इसको और बढ़िया तरीके से पेश किया, रदरफोर्ड ने किया, और गामा को और भी बढ़िया तरीके से खोज करके इसको और पेश किया था, बढ़िया से इसके बारे में बताया था पॉल विलार्ड ने। ठीक है, तो इसलिए अगर ऑप्शन आए तो पॉल विलार्ड टिक कीजिएगा, अल्फा बीटा गामा का रदरफोर्ड कीजिएगा। चलिए, भेदन क्षमता का अगर सवाल है कि चलिए भेदन क्षमता होता है इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा गामा का होता है, सबसे कम अल्फा का होता है, उसके बाद बीटा का ना, सबसे ज़्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। लेकिन आयनन क्षमता में इसका ठीक अपोजिट कर दीजिएगा, अल्फा सबसे ज़्यादा, बीटा उसके बाद फिर लास्ट में गामा। अल्फा किरण का जो आवेश होता है कैसा होता है? धनात्मक होता है, He++ आयन होता है। वही बात करते हैं बीटा किरण का आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। और अभी बात करते हैं गामा किरण का आवेश क्या होता है? उदासीन होता है, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक, जल संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। और ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। फिर बात करते हैं विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोग्राफी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है? साइटोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है? पोमोलॉजी। CO2 गैस की खोज करता है कौन थे? हेलमोंट थे, याद रखिएगा। CO2 गैस का वैज्ञानिक नाम है कार्बोनिक ऑक्साइड है। शुष्क वर्ग को कहा जाता है ठोस CO2। और भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। और भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल पर, और वर्षा की मात्रा मापा जाता है आपका रेनगेज से। ठीक है, फिर बात करें द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। फिर बात करते हैं प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो इसमें 20 प्रकार के आपके अमीनो अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्ल सबसे क्या है? महत्वपूर्ण प्रोटीन में से एक है। और सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन स्वभावतः कैसा होता है? क्षारीय होता है, ये भी बात याद रखिएगा। अम्लीय होता है कि क्षारीय? तो क्षारीय होता है। एंजाइम तथा हार्मोन किसके बने थे? प्रोटीन के बने थे। और प्रोटीन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? प्रोटीन में आपके कार्बन मिलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सारे इसमें तत्व पाए जाते हैं। जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है? तो इसका वजन होता है, आंसर बढ़ जाता है। अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो Fe2O3 इंटू XH2O होता है। एक्स जहाँ पे जल के अणुओं की संख्या को बताता है, अणुओं की संख्या को बताता है, जहाँ ये घटेगा या बढ़ेगा, ये एक्स। ठीक है, चलो ये बात करते हैं, ये जो है जंग का फॉर्मूला ये हो गया आपका। और कैसा अभिक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है। भोजन के पचाने की पूर्ण क्रिया कहाँ होती संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। अब देखिएगा पचे हुए भोजन का अपशोषण होता कहाँ होता है? विली में होता है। अब विली किसका पार्ट है? इलियम का। इलियम किसका पार्ट है? छोटी आंत का, है ना। तो छोटी आंत के भाग देख लीजिए, 3 भाग है, ड्यूडेनम होता है, जिजोनम होता है, इलियम होता है। तो इसी इलियम में विली होता है, जिसके अवशोषण में इसका सहायता करता है। भोजन के पास जो होते हैं पचे भोजन का अवशोषण यही करता है। और ये किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ड्यूडेनियम होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है। जेजुनम होता है, यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती, याद रखिएगा। और ड्यूडेनियम में होता है कि एक्चुअली में पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस होता है यहाँ निकल के इसमें मिलता है, और भोजन को जो होता है पाचन की जो क्रिया में ये हेल्प करता है। ठीक है, इलियम से निकलने वाले एंजाइम, अब देखिएगा भोजन का सारा दामदार आपके इलियम के विली पे डिपेंड करता है। तो इलियम से निकलने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं? तो नोट कर लीजिएगा, इलियम से निकलने वाले आपके एंजाइम। इसका ट्रिक में मैं बता देता हूँ यहीं पे, ताकि आपको याद करने में आसान हो। अगर आप इलियम लिखते हैं, ठीक है, इलियम इस तरह से लिखते हैं, तो देखिएगा पहले तो ई से आपका इरेप्सिन हो गया। ठीक है, ई से क्या हो गया आपका? इरेप्सिन हो गया। आप ऐसे लिख लीजिए, ई से इरेप्सिन।
जो कि प्रोटीन तथा पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा बात इससे हो गया। फिर आते हैं लाइपेज, एल से लाइपेज, इसको ऐसे क्रम याद रखिए, एल से लाइपेज, जो कि एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। फिर बात करते हैं एम से, एम हो गया तीसरा माल्टोज, है ना, तीसरा हो गया माल्टोज, ये दूसरा लिखिए। ये माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। फिर चौथा आता है सुक्रोज, सुक्रोज ऊ का मात्रा आ रहा है इसमें, तो 4 नंबर में सुक्रेज कीजिए, जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। और पाँचवा हो जाता है फिर से यहाँ पे पाँचवा आगे एल, ऐसे लैक्टोज, ये लैक्टोज ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोजन में परिवर्तित करता है। ये लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोजन में परिवर्तित करता है। और एक ग्लैक्टोजोन का जो उदाहरण है वो क्या है, आपका दूध है। ठीक है, तो ट्रिक हो गया, इसी में छिपा हुआ है, इलियम में ही। ठीक, मैं बात करते हैं छोटी आंत की दीवार से कौन सा रस निकलता है, तो आंतरिक रस निकलता है, और कैसा होता है, क्षारीय होता है। चलिए फिर बात करते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से कौन सा रस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस में प्रमुख एंजाइम है, ध्यान रखिएगा। अग्नाशय जब आप पैंक्रियाज कर रहे हैं तो यहाँ पे ताल से ट्रिक याद रखिएगा, टी से ट्रिप्सिन, ठीक है, ए से एमाइलेज और एल से लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा इम्यूनो में परिवर्तित करता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। लाइपेज इमल्सिफाइड बासाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। छोटी आंत के बाद आते हैं बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं। बड़ी आंत का भाग 3 होता है, सीकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। सीकम जो होता है इसी के नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। कोलोन, इसके 3 भाग होते हैं, याद रखिए, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। अभी होता है कि जब आंत का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं तो ये तो अपेंडिक्स हो ही गया आपका, इस तरह से होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा बुक में जब आप फिगर इसका ड्रॉ किए होंगे इस तरह से। तो ये वाला भाग होता है, ये असेंडिंग हो गया, ये वाला हो गया आपका ट्रांसवर्स जो इस तरह का हॉरिजॉन्टल है, और ये हो गया डिसेंडिंग जो नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, और सबसे लास्ट जो होता है आपका रेक्टम, है ना, इस तरह से जो होता है अपेंडिक्स के बाद जो बनता है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टम, रेक्टम इससे मल बाहर आता है। ठीक, तो ये हो गया असेंडिंग, ये हो गया डिसेंडिंग और ये हो गया ट्रांसवर्स। मानव शरीर में छोटी आंत तथा बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मीटर नहीं सेंटीमीटर कीजिएगा। और इसको जब आप काटेंगे इस वैल्यू को तो आपको 5:1 मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मीटर ही कीजिएगा, है ना, इसको 7.5 मीटर अनुपात 1.5 मीटर कीजिएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर कीजिएगा। ठीक है, जब इसको काटिएगा 5 बन जा 15 1 15 15 5 75, तो 5:1 मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको मीटर कर लीजिए, मीटर में होगा। ठीक है, चलिए, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। और डायनेमो की अगर मैं बात करूँ, ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फिर बात करते हैं डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने किया था 1866 में। अब भाई 1 किलो कैलोरी और 1 कैलोरी का सब वैल्यू देखते हैं। 1 कैलोरी का वैल्यू होता है 4.186 जूल होता है, जिसको 4.2 के लगभग मान के आप लिख सकते हैं। 1 किलो कैलोरी में क्या होता है, जब 1 किलो पूछ ले तो इसी को जो 1 कैलोरी का वैल्यू, इसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि किलो पूछा था, किलो से 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 14186 जूल आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 BTH ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके कैलोरी के बराबर होता है, 252 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, 0.24 होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। ये ऐसा यूनिट है, और ये आपका अर्ग क्या है, CGS यूनिट है। ठीक है, CGS यूनिट है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया था, फजन। ठीक है, फजन तथा सोडे ने दिया था। वहीं बात करते सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व क्या है, पोलोनियम। और रेडियम तथा पोलोनियम की खोज किया किसने था, आपके मैडम क्यूरी ने किया था। और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है, वो है आपका स्टार्च। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था 165 आज मैं कराने वाला हूँ, जो कि सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था। आप इसे रट जाइएगा, दोनों पार्ट आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, ये तीसरा पार्ट होगा। 75 रुपये में जिनको PDF चाहिए वो ले सकते हैं। 75 रुपये पे करके 2000 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, मात्र 75 रुपये में मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।